मुंबई को सावधान करने वाली दरअसल एक खबर है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल में हत्या का खौफनाक वीडियो सामने आया है। बेल्ट और चाकू से ट्रेन में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। यह आप तस्वीर देखिए, बेहद ही सनसनीखेज और बेहद ही खौफनाक ये पूरा मामला, और वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक बुजुर्ग जो कि लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा था, कैसे उसे पीटा गया है, बेल्ट और चाकू से उस पर हमला किया गया ताबड़तोड़ और बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जिसे लाइफलाइन कहा जाता है मुंबई की लोकल ट्रेन। इसमें हत्या का यह खौफनाक वीडियो सामने आया है और उसके बाद मुंबई लोकल में सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। राजीव, बेहद ही खौफनाक वीडियो जो इस वक्त हम देख पा रहे, हुआ क्या था? करुणा, बहुत ही मामूली बात पर बैठने को लेकर ट्रेन में विवाद हुआ। ग्रुप था लड़कों का और उस बुजुर्ग का, लेकिन ये बातचीत धीरे धीरे विवाद में इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथापाई तक नौबत आ गई। और उसके बाद में जो लड़कों का ग्रुप था उसमें से कुछ लड़के शुरुआत में उठे, उन्होंने हाथापाई की। उसके बाद में एक लड़का जिसके हाथ में बेल्ट दिखाई दे रहा है, वो बाद में इन्हीं लोगों ने चाकू के जरिए उस बुजुर्ग के ऊपर वार किया और कई वार किए, जिसके बाद वो ट्रेन में ही गंभीर रूप से गिर गया था। बाद में लड़के वहां से फरार हो गए। लेकिन इस मामले में कल्याण जीआरपी में एफआईआर होने के बाद जब घटना का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद कल्याण जीआरपी ने शुरुआत में पहले मारपीट की एफआईआर की थी। बाद में बुजुर्ग की मौत हो गई तो इसे 302 के रूप में कन्वर्ट किया गया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन अभी भी 2 से 3 आरोपी जो है इस पूरे मामले में फरार हैं। घटना की वजह जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, खुद पुलिस का कहना है बहुत मामूली सी बात थी। वहां पर ट्रेन में ऐसा भी नहीं कि जगह नहीं थी, पूरी ट्रेन खाली दिखाई दे रही है, पूरी बोगी खाली दिखाई दे रही है। लेकिन बिल्कुल वाकई में चौंकाने वाला पूरा मामला और बेहद ही ज्यादा खौफनाक ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही। मामूली सी बात, बैठने को लेकर ये विवाद होता और इसके बाद एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। शुक्रिया आपका। खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग की खबर आ रही है। कूलिंग टावर्स लिमिटेड कंपनी में आग लगी। आग से लाखों का नुकसान हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जहां के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग। आप देखिए किस तरह से ऊंची ऊंची आग की लपटें आपको नजर आ रही है। कूलिंग टावर्स लिमिटेड कंपनी है ये, जिसमें आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग से लाखों का नुकसान हो गया। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता विवेक शर्मा ने घटना स्थल का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। एरिया में बनी पहाड़पुर कूलिंग टावर लिमिटेड में आग लग गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद विभाग की करीब 15 से 16 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी फायर विभाग की टीम यहां पर आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। करीब 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी चारों तरफ आपको यहाँ पर आग फैली हुई नजर आएगी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर केमिकल के ड्रम्स और साथ ही कूलिंग टावर बनाने वाले सामान में आग लगी है। चारों तरफ आपको यहाँ पर जो है आग ही आग नजर आएगी। खबर मेरठ से। मेरठ में अचानक बसों के कारखाने में लगी भीषण आग ने जमकर कहर बरपाया है। आग में पास ही बनी झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। यूपी के मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में हापुड़ रोड पर बसों के कारखाने में भीषण आग लग गई। इस दौरान कारखाने में मौजूद मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। भीषण आग से कारखाने में खड़ी बसें धू-धू कर जलने लगी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें बढ़कर पास ही मैदान में झुग्गियों तक जा पहुंची, जिससे दर्जनों झुग्गियां आग में जलकर खाक हो गई। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। दिल्ली में पुलिस ने करावाल नगर में छापेमारी करके 15 टन मिलावटी मसाले और रॉ मटेरियल को बरामद किया। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली मसाले बनाने और उन्हें दिल्ली के बाजारों में सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। करावल नगर इलाके में 2 फैक्ट्रियों में छापेमारी के बाद हजारों किलो नकली मसाला बरामद किया गया। हल्दी में वो पिसा हुआ चावल
सिट्रिक एसिड, नकली कलर, बुरादा और सफेदे के पत्ते, वो मिलावटी काफी हजारों किलो की मात्रा में हमने पकड़े हैं। ये नकली मसाले दिल्ली के सदर बाजार, खारी बावली और जगह जगह लगने वाले वीकली बाजारों में बेचे जाते थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल यानी 7 मई को मतदान होगा। इस चरण में 12 राज्यों की 93 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। ये भारत नेपाल सीमा है। तीसरे चरण के मतदान के लिए इसे 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस चरण में अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डिम्पल यादव, दिग्विजय सिंह, सुप्रिया सुले, अधीर रंजन चौधरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। अनंतनाग राजौरी सीट पर होने वाला चुनाव अब छठे चरण के लिए टाल दिया गया है। मतदान सुबह लगभग 7 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे समाप्त होगा। सभी सीटों पर वोटों की गिनती 4 जून को होनी है। पुंछ में हमले के बाद से सुरक्षा बल सर्च अभियान लगातार जारी है। पूछताछ के लिए कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। सुरक्षा बलों ने पुंछ आतंकी हमले के मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इन सभी संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक के बारे में माना जा रहा है कि उसने आतंकियों की भोजन और रसद के लिए मदद की थी। पुंछ में हमले के बाद से ही पूरे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके की हवाई निगरानी भी की जा रही है। एयरफोर्स ने हमले में शहीद हुए कॉर्पोरल विक्की पहाड़ को श्रद्धांजलि दी और कहा कि जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में पुंछ सेक्टर में सर्वोच्च बलिदान दिया, हम दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। पुंछ में आतंकी हमले का चीन कनेक्शन सामने आया है। आतंकियों ने हमले के लिए जिस गोली का इस्तेमाल किया था वो स्टील की थी। पुंछ में हमले के बाद पुलिस और ऑपरेशन में पता चला है कि आतंकियों ने हमले में जिस गोली का इस्तेमाल किया था वो स्टील की थी, जिनका इस्तेमाल आतंकियों की ओर से किया जाता है। स्टील की गोलियों को लेकर पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन इसका निर्माण करता है। स्टील की ये गोलियां चीन के जरिए पाकिस्तान पहुंचती हैं और फिर वहां से सेना के जरिए आतंकियों को सप्लाई की जाती है। माना जाता है कि पीतल की गोलियों के मुकाबले स्टील की गोलियां सस्ती और घातक होती हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ आतंकवादी हमले को स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए ऐसा किया जाता है। पुंछ में हुए आतंकी हमले को कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर लोकसभा सीट से प्रत्याशी चरणजीत सिंह चन्नी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने बीजेपी का स्टंट कहा है। उनके मुताबिक चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए ऐसे हमले करवाए जाते हैं। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के पुंछ पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है और कहा है कि ये सेना का अपमान करने वाला घटिया बयान है और ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। पुंछ पर दिए पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए कि राजनीति के लिए कांग्रेस और कितना गिरेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है। ये कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस ने हमारी सेना की शूरवीरता पर भी प्रशंसन खड़ा किया और हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीन के अधिकारियों के साथ खड़े रहे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, उनके पास एटम बम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, हमें पीओके को लेने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि लोग कहेंगे कि हमें भारत में विलय करना होगा। ऐसी मांगें अब आ रही हैं। पीओके भारत का क्षेत्र था, है और रहेगा। रक्षा मंत्री के इस बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिए। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा।
महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान अब कसाब की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। ये बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जो नागपुर में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल विजय वडेट्टीवार के एक बयान से बीजेपी काफी नाराज है। वडेट्टीवार ने दावा किया था कि हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा, बल्कि एक पुलिसकर्मी की गोली से उनकी मौत हुई, जिसका आरएसएस से संबंध था। वडेट्टीवार ने कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम पर भी निशाना साधा। उन्होंने निकम को तथ्य को छिपाने के लिए देशद्रोही बताया था। वहीं बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने कहा है कि कांग्रेस झूठ बात फैला रही है, ये पूरे देश का अपमान। लेकिन इस तरह से झूठी बातें कहना, फैलाना यानी फैलाना, मुझे लगता है कि ये सीरियस मामला है। सिर्फ मेरी बदनामी नहीं हुई, जो 166 लोग जो मर गए नहीं कसाब के हमले में, तो उन सभी को इंसल्ट उनका हुआ है। और इनडायरेक्टली क्या आप पाकिस्तान का कोई एजेंडा इस प्रकार चलाना चाहते हो? क्या कसाब को आप इनोसेंट करना चाहते हो? ये बड़ा सवाल है। अमेठी से खबर है, जहां कांग्रेस दफ्तर की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर है। दर्जनों गाड़ियों पर तोड़फोड़ हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है तोड़फोड़ करने का आरोप। अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पंकज जी, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर मिल पाई है? किसने की तोड़फोड़, मामला दर्ज हुआ है, क्या अपडेट? देखिए, अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक शिकायत दी गई है पुलिस को। ये जो कांग्रेस का हेड ऑफिस है वहाँ पर अमेठी में, गौरीगंज में, जहाँ पर कि प्रियंका गांधी जी पहले आई थी, वही जो बैठक हो रही थी कल रात को, करीब 11-12 गाड़ियों में कुछ लोग आए और उन लोगों ने तोड़फोड़ की। कांग्रेस का आरोप है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जी। पुलिस ने अभी वहाँ सीसीटीवी जो अगल बगल के हैं वो आज सवेरे निकालेंगे और तहरीर मिली है, उसके बाद ही मुकदमा दर्ज होगा और कार्रवाई की बात कही जा रही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जैसा जानकारी मिल रही है, अमेठी में कांग्रेस की गाड़ियों में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पश्चिम बंगाल के मालदा में अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने कविता के जरिए पीएम मोदी पर तंज कसा। न कोई राज खतरे में है, न कोई राज खतरे में, न हिंदुस्तान खतरे में। न कोई राज खतरे में, न हिंदुस्तान खतरे में। हमको तो लगता है कि सुल्तान खतरे में है। न कोई धर्म खतरे में, न ही ईमान खतरे में। न कोई धर्म खतरे में, न ही ईमान खतरे में। सियासत में पड़े हैं सारे बेईमान खतरे में। और राहुल गांधी ने तेलंगाना के कर्नूल में अडानी को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, पीएम ने सब कुछ एक आदमी को दे दिया। बीजेपी 2-3% लोगों की पार्टी है। जो भी नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया, 22 लोगों के लिए किया। अडानी जैसे अरबपतियों का उन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। और किसानों का, मजदूरों का ये कभी कर्जा नहीं माफ करते। इधर तेलंगाना के निजामाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आरआर टैक्स का जिक्र किया। अमित शाह के मुताबिक इसका मतलब क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। तेलंगाना में एक आरआर टैक्स क्या है मालूम है? राहुल गांधी रेवंत रेड्डी टैक्स। और आरआर टैक्स की उगाही कर कर पूरे देश की कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। भाई, आरआर टैक्स में पैसा किसका जाता है? तेलंगाना की जनता रखा जाता है। कि तेलंगाना को रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस का एटीएम बनाने का काम किया है।
और वहीं चुनाव के बीच पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान रथ पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सवार रहे। रथ के आगे 100 की संख्या में एक ही रंग के परिधान धारण किए पगड़ीधारी महिलाएं चल रही थी। इस दौरान घंटा, घड़ियाल, डमरू व बैंड की ध्वनि बजते ही सुनाई दी। 2 किलोमीटर की ये दूरी 1 घंटे 10 मिनट में पूरी हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दरबार में उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा। यूपी के धौरहरा में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने पूरे देश में संविधान लागू नहीं किया, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया था। कांग्रेस वालों ने संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं किया। जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था। वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था। ये 370 दीवार थी। ये मोदी ने आकर के ये 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपनी ही पार्टी के नेता को थप्पड़ जड़ दिया। ये कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हैं, जिनकी थप्पड़ मारते हुए ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल डीके शिव कुमार हावेरी जिले के सावनूर में कांग्रेस उम्मीदवार विनोद असूती के चुनाव प्रचार के लिए आए थे। जैसे वो अपनी कार से उतरे, एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनके कंधे पर हाथ रखकर सेल्फी खिंचवाने की कोशिश की तो वो नाराज हो गए। हाथ रखते ही उन्होंने कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। इधर तेजस्वी यादव ने इस बात का दावा किया है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तीसरे चरण में बीजेपी के होश उड़ जाएंगे। तेजस्वी यादव व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में एक रैली के दौरान उनकी कमर की मांसपेशियों में खिंचाव हो गया था। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में एनडीए का सफाया होना तय है। हम अपने अनुभव से कह रहे हैं कि इतना अच्छा रिस्पांस सब जाति सब धर्म का अब तक लोकसभा के चुनाव में हमने नहीं देखा जिस हिसाब का रिस्पांस मिल रहा है। हम कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरी तरीके से अब श्योर हो चुके हैं। इधर कांग्रेस से अपने इस्तीफे को लेकर राधिका खेड़ा ने कहा है कि मुझे न्याय नहीं मिलने की वजह से मैंने अपनी पार्टी और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में रायपुर कांग्रेस के ऑफिस में उनके साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं को मामले की जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर दुखी मन से वो पार्टी छोड़ रही हैं। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं रामलला के दर्शन करते आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से, और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा। ऐसा होगा, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राधिका खेड़ा का मामला साफ ही बता रहा है कि कांग्रेस के अंदर महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता। राधिका खेड़ा मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया और उससे पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर अन्याय है, न्याय नहीं मिलता है। कांग्रेस के अंदर अन्याय ही अन्याय नजर आता है। जब उनके वर्षों से काम करने वाले उनके अपने कार्यकर्ता राधिका खेड़ा जी के साथ अगर ये होता है, अगर भगवान राम के दर्शन करने भी भारी पड़ते, महंगे पड़ते हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर न्याय बेटियों को नहीं मिलता है। जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को 8 मई तक एसआईटी हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें महिला को अगवा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उधर सेक्स स्कैंडल मामले में एसआईटी ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। महिला अपहरण मामले में कोर्ट ने जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को 8 मई तक एसआईटी हिरासत में भेज दिया है।
पीपल्स कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद शनिवार को एसआईटी अधिकारियों ने एचडी रेवन्ना को हिरासत में ले लिया। शिकायतकर्ता ने 2 मई की देर रात मैसूर के केआर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। एचडी रेवन्ना पहले ही मामले को राजनीतिक साजिश करार दे चुके हैं। उधर कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में एसआईटी ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पीड़ित अब 6360938947 नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खबर ब्राजील से है। ब्राजील में आई बाढ़ में अभी तक 75 लोगों की मौत हो गई है। कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ब्राजील में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के चलते हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बारिश के बाद 88,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। करीब 16,000 लोगों ने स्कूलों, जिमों और दूसरे अस्थायी शरणार्थी शिविरों में शरण ले रखी है। बाढ़ग्रस्त इलाकों के हवाई सर्वे कर ढहे हुए घरों, पुलों और सड़क के मलबे के बीच फंसे लोगों का पता लगाया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में अमित शाह का रोड शो हुआ है। दुर्गापुर में भी अमित शाह करेंगे रैली। बिहार के उजियारपुर में भी अमित शाह करेंगे रैली। तो ये रोड शो देखिए होने वाला है अमित शाह का पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में, और दुर्गापुर में भी अमित शाह रैली करने वाले हैं। वहीं बिहार के उजियारपुर में भी उनकी रैली होगी। पीएम मोदी का उड़ीसा दौरा, बेरहामपुर और नबरंगपुर में करेंगे रैली।